अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिना माज़रत और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। 26 फरवरी को कोरोना का पहला केस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ और तब से मैराथन ट्रांसमिशंस कर रहे हैं, बता रहे हैं, मुसलसल आपको अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स ओपिनियन लेते हैं और आपसे इल्तिजा करते हैं कि खुदारा घर पे रहिए, महफूज रहिए। हमने प्रोग्राम्स के ज़रिए आपको अवेयर करने की कोशिश की कि कोरोना वायरस फैल रहा है, लेकिन आपने फिर भी मत नहीं सुनी। पहले लोग वायरस का शिकार हो रहे थे, अब सिचुएशन ये आ गई है कि अमवात बढ़ना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान के कुल केसेस की बात की जाए तो 1 लाख से ज़ायद केसेस हो चुके हैं, 1,08,000 के करीब केसेस हमारे पाकिस्तान में हो चुके हैं, जबकि हमारी अमवात 2,000 से ज़ायद हो चुकी हैं। पंजाब की बात कर ली जाए तो पंजाब में केसेस 40,000 क्रॉस कर चुके हैं, लाहौर में 20,000 से ज़ायद केसेस क्रॉस हो चुके हैं। यानी जो केसेस हैं उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। पहले जब हम बात कर रहे थे, एक्सपर्ट ओपिनियन लेते थे, तो एक्सपर्ट ओपिनियन में डॉक्टर्स की राय सामने रखते थे और डॉक्टर्स की बात आप तक पहुंचाते थे कि खुदारा घर पे रहिए, महफूज रहिए। डॉक्टर्स बार बार आपको ये बता रहे थे कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, आपने जो तमाम SOPs हैं उनको फॉलो करना है। इस तमाम तर किस्से में जहाँ डॉक्टर्स आपको ये कहते रहे कि खुदारा घर पे रहिए, महफूज रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, हाथों को हर 20 सेकंड के लिए थोड़ी देर बाद धोइए, मास्क पहने, ग्लव्स पहने, वहाँ पे डॉक्टर्स आपकी ज़िंदगी की बाजी, अपनी ज़िंदगी की बाजी लगा के आपकी ज़िंदगी को बचाने के लिए हॉस्पिटल्स में मौजूद थे। लेकिन अब सिचुएशन वो आ गई है कि डॉक्टर्स, वो अमला जो खुद फ्रंट लाइन पे था, वो खुद शहादतें देना शुरू हो चुका है। आज भी हमें ये खबर आती है कि किसी अस्पताल में जो लवाकीन है वो डॉक्टर्स पे हमलावर हो जाते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे पेशेंट को डॉक्टर ने मार दिया। ये सब खबरें हाईलाइट होती हैं। इससे पहले तमाम लोग ये कोशिश करते रहे कि हम सलाम पेश करें, लेकिन प्रैक्टिकली उन डॉक्टर्स के पास जो इस वक्त कोविड-19 के पैंडेमिक में फ्रंट लाइन पे जाके आपकी और मेरी ज़िंदगी बचा रहे हैं, उन तक कोई नहीं पहुंचा। तो आज हम अपने प्रोग्राम में नमाज़त के प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचे हैं और उन डॉक्टर्स को सलाम पेश करेंगे और उनकी बात करवाएंगे आज, और कोशिश ये करेंगे कि उनका मैसेज आज बराह रास्त लोगों तक पहुँचाए। मैंने इस वक्त जो किट अप की हुई है, ये वो PPE किट है जो डॉक्टर्स पहनते हैं। मैंने 10 मिनट पहले ये किट पहनी है और मेरे से इस वक्त बोला नहीं जा रहा। यानी आप ये सिचुएशन देखेंगे, हम मैराथन ट्रांसमिशंस कर चुके हैं, घंटों की लाइव ट्रांसमिशंस कर चुके हैं, कभी ये प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा सांस उखड़ना शुरू हो जाए। कई कई घंटे नॉन स्टॉप ट्रांसमिशंस किए, लेकिन इस वक्त एक 10 मिनट की ये किट पहनने के बाद, ये मास्क पहनने के बाद बोला नहीं जा रहा, सांस उखड़ना शुरू हो रहा है। तो वो डॉक्टर्स जो कम से कम 6 घंटे ये किट पहनते हैं, उनकी सिचुएशन क्या होगी। मैं इस वक्त जिन्ना हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के हेड हैं। डॉक्टर साहब, आज आपके पास आ गए, पहले तो ये बताएं कि इस वक्त कोरोना की सिचुएशन क्या है। जी, थैंक यू वेरी मच सुल्तान भाई। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि पहले हमारे पास जो नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे थे ना, वो थे पेशेंट जो स्टेबल पेशेंट थे, जिसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। अब मैंने जितने प्रोग्राम भी किया है, मैंने बहुत ही हाईलाइट किया है कि अब नंबर ऑफ़ क्रिटिकल पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। वो पेशेंट जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट हैं, जो वेंटिलेटर के बगैर जिनकी सांसें लेना मुश्किल हो जाती हैं, उनके नंबर ऑफ़ पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और इस टाइम हम पीक के नज़दीक पहुंचने जा रहे हैं। हमारे जो बेड्स हैं वो फुल होते जा रहे हैं, बल्कि ऑलमोस्ट नियर टू फुल हैं। तो आगे हमारी सब थोड़ा सा मैं रुकूंगा यहाँ पे। जो आपने पीक की बात की है, बीइंग अ डॉक्टर, मुझे और मेरे व्यूअर्स को ये आप समझा सकते हैं कि पहले हमें बताया गया कि आपकी जो पीक है वो मई में आनी है, फिर हमें बताया गया कि हमारी पीक जो है वो जून में आनी है। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और वो कहते हैं कि हमारी पीक जो है वो जुलाई के एंड में या अगस्त के शुरू में आनी है। ये प्रॉब्लम क्या है? हमारी पीक या तो आ क्यों नहीं रही? एक आम आदमी का, लेमैन का सवाल है, क्योंकि केसेस जिस रफ्तार से ऊपर चले गए हैं, ये पीक नहीं है तो क्या है? जी, मैं इसमें ना एक चीज़ बहुत ही वादे करना चाहूँगा कि जैसे अब जो लॉकडाउन जब नरम हुआ था, तो उस टाइम लोगों ने बाहर निकले और शॉपिंग की और मतलब तमाम एक्टिविटीज़ अपनी जानों ने कंटिन्यू की, उससे हॉरिजॉन्टल स्प्रेड इसकी बहुत ज़्यादा हुई। अब वो हॉरिजॉन्टल स्प्रेड जब हुई थी तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 से 15 दिन तक। वो जो पेशेंट सिम्टोमेटिक होना शुरू हो गए, जिनको प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई, अब वो पेशेंट क्रिटिकल हो गया, यहाँ पे आना शुरू हो गए। अब जब वो पेशेंट एक क्रिटिकल होता है तो उसके साथ पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, उसको वो टच भी कर रहे हैं, वो SOPs फॉलो नहीं कर रहे। सो अभी मेरे नज़दीक ये है कि नंबर ऑफ केसेस आपके बढ़ते जा रहे हैं और अभी वी कांट से कि ये पीक आपकी कब आएगी। पीक को डिफाइन किस तरह किया था डॉक्टर साहब? क्योंकि अगर 1 लाख से ज़ायद केसेस हो गए, शुरू में जब हम बात कर रहे थे तो डबल डिजिट में आपके केसेस थे, फिर ट्रिपल डिजिट में यानी चंद 100 होना शुरू हो गए। अब वो 1 लाख से ज़ायद केसेस हो गए हैं, आपका स्प्रेड जो है, लोकल ट्रांसमिशन जो है वो आपका 92% में पहुँच चुका है। पहले
पहले वो 10% पे था, 12% पे था, हम तमाम तर जिम्मेदार करा दे रहे थे। जो बॉर्डर के बाहर से लोग आए डेफिनेटली उन्होंने स्प्रेड किया, लेकिन अब तो हमारा लोकल ट्रांसमिशन इतना हो गया, तो पीक क्या है? जी पीक जो है ना, किसी भी जो ये जो स्प्रेड है जिसमें ये कोई भी अगर डिजीज़ है, पीक हम उसको लेते हैं कि जब हम मैक्सिमम लेवल के पहुंच चुके हैं और उससे ऊपर हमारे केसेस रिपोर्ट ना हो। लेकिन इसमें पीक अभी हम इसलिए प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अभी आपके नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी आप एस्केलेटिंग फेज में, अभी आप डिक्लाइनिंग फेज में नहीं पहुंचे, अभी आपका प्लेटियो नहीं आया। प्लेटियो हम उसको बोलते हैं कि आप पीक पे पहुंच गए, आपके नंबर ऑफ केसेस लेट्स से कि जी आपके 10,000 केसेस आपके डेली के आप रिपोर्ट हो रहे हैं, आप 10,000 से ऊपर नहीं जा रहे, आप उसके लेवल पे आ गए, उसके बाद आपने डिक्लाइन करना शुरू कर दिया। मोमेंट हम डिक्लाइन की तरफ जाएंगे वो हमारा पीक खत्म, हम वापस पीक के बाद एक प्लेटियो फेज आएगी और उसके बाद डिक्लाइन आएगा। लेकिन अभी तक आपका एस्केलेटिंग फेज है। एस्केलेटिंग मींस कि आपके केसेस ऑफ नंबर ऑफ केसेस जो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, वो आपको भी पता है रिपोर्ट में, मतलब डेली जो रिपोर्टिंग होती है, अभी तक आपके जो केसेस हैं वो एस्केलेटिंग फेज में, वो हाई राइज में है, वो अभी पीक तक नहीं पहुंचे। क्योंकि आप इस वक्त क्रिटिकल पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। बहुत से सवालात हैं जो अवाम के जहन में है। लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि हमें वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, जगह नहीं है, हमें बेड नहीं मिलते, आपको सिफारिशें लड़वानी पड़ी है, किसी का अपना प्यारा कोरोना का शिकार हो गया, वो क्रिटिकल सिचुएशन में चला गया है, तो वो कह रहा है कि वो उसको वेंटिलेटर चाहिए। पहले तो ये बताएं कि वेंटिलेटर पे जब पेशेंट आता है कितने चांसेस हैं कि वो दोबारा सर्वाइव कर पाए? जी बहुत शुक्रिया, ये आम पब्लिक के लिए ना ये बहुत ही अच्छा सवाल है जो आपने पूछा है। कि पहली बात तो मैं ये बताऊं कि वेंटिलेटर वाली जो बात है वो काफ़ी हद तक ठीक है कि जो पेशेंट, जिस तरह नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, क्रिटिकल पेशेंट, हम बेड्स फुल हो चुके हैं तकरीबन। पब्लिक सेक्टर में पब्लिक सेक्टर के अलावा आपके जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी तमाम बेड फुल हो चुके हैं, वहाँ भी जगह नहीं मिल वहाँ पे भी जगह नहीं मिल रही। अब दूसरा उसमें एक कंसेप्ट ये है कि जी अब लेट्स से कि जी मेरे पास 14 बेडेड अगर आईसीयू है, उसमें मेरे 5 पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे हैं, 9 पेशेंट वो हैं जिनको वेंटिलेटर की किसी टाइम भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो बेड मेरा फ्री नहीं है। उसके मैंने बिल्कुल हेड साइड पे उसको रेडी करके रखा हुआ है कि जो ही वो पेशेंट क्रिटिकल होगा मैंने वेंटिलेटर पे डाल देना है। नहीं, वो ऐसा नहीं है कि वो फ्री पड़ा है, बाहर से कोई भी पेशेंट है तो उसको दे दीजिएगा, क्योंकि जो ऑलरेडी पेशेंट मौजूद है उसको जरूरत पड़ सकती है। इसलिए बेड्स की ऑक्यूपेंसी हमारी 100% जा रही है तकरीबन। दूसरी बात यह है कि जो पेशेंट हम वेंटिलेटर पे डाल देते हैं उस लेवल तक पहुंच जाता है, उसका सर्वाइवल ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। ना होने के बराबर। अभी तक हमारे जो पेशेंट हैं, जिसमें से जितने पेशेंट हमने वेंटिलेटर पे डाले हैं उसमें 2 पेशेंट बच पाए हैं हमारे, बाकी सारे पेशेंट हम अनफॉर्चुनेटली उनको हम रिवाइव नहीं कर सके। लेकिन हम जो कोशिशें करते हैं कि आप पेशेंट को वेंटिलेटर पे जाने से पहले उसको कोशिश करें कि पेशेंट वेंटिलेटर पे ना जाए, जिसके लिए हम बहुत सारी डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जिसमें एक हाई फ्लो नेजल कैनुला है, कोई बाई पैप है, सी पैप है, बाकी चीज़ें हैं। उसकी जो आपने डिवाइस एक बनाई है उसके बारे में बात करनी है, लेकिन डॉक्टर साहब फिर एक सवाल जेन में उठता है ये, इस वक्त हमारी हुकूमत पाकिस्तान का तमाम तर फोकस वेंट्स इकट्ठे करने पे है, यानी वेंटिलेटर्स। वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम ऑर्डर्स प्लेस कर दिए, जितनी जल्दी बाहर से वेंटिलेटर्स आ जाते हैं हमारे पास वो हमारे लिए अच्छा है। आप भी ये बता रहे हैं, बाकी डॉक्टर्स भी जो इस तमाम तर पैंडेमिक को डील कर रहे हैं वही कह रहे हैं कि वेंटिलेटर इसका सोल्यूशन नहीं है। तो बेहतर नहीं है कि हुकूमत के जो तमाम तर इकदामात हैं वो वेंट की बजाय बाकी जगहों पे हो, बेड्स कैपेसिटी बढ़ाई जाए, लोगों को और सहूलियात दी जाए? जी आपका जो पॉइंट है ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही पॉइंट आउट किया है कि वेंटिलेटर की जो सर्वाइवल जो बाहर के मुल्कों में भी इट वाज नॉट मोर देन 10%, जहाँ पे बहुत ही पेशेंट आपके पास स्टेबल हालत में आपको शिफ्ट किया जाता है। आप 100 में से 10 से 15 मरीजों से ज़्यादा नहीं बचा पाते। यहाँ पे हमारी मोर्टेलिटी जो अनफॉर्चुनेटली कोई 2 से 3% हम बचा पा रहे हैं, बाकी पेशेंट हमारी मोर्टेलिटी तकरीबन 98 या नियर टू 100% है। इतनी ज़्यादा? हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा है। तो उसको कोप करने के लिए जो बाकी डिवाइसेज हैं वो अगर हमें ज़्यादा मिकदार में मिल जाती हैं तो हम उनको पेशेंट को पहले ही उसको। अच्छा, ये डिवाइस जो हमारे पास पड़ी हुई है, ये डिवाइस है क्या? ये कैसे वेंटिलेटर पे जाने से पेशेंट को बचाती है? जी हम जी, इसका ये है कि ये जब पेशेंट ये क्रिटिकल होते हैं इनको ऑक्सीजन की बहुत ही शदीद ज़रूरत पड़ती है। अगर उस टाइम इनको ऑक्सीजन इन डिवाइसेस के साथ दी जाए, जिसमें एक ये डिवाइस है हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस, ये डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया जना हॉस्पिटल ने डिवाइस जो है ना पुराने पुर्जे लेके वेंटिलेटर से उससे बनाई है। और अच्छा, ये खुद तैयार की गई है? खुद तैयार की गई है और ये बहुत अच्छा काम कर रही है। ये जो बाकी जो मार्केट में अवेलेबल है, वो पहली बात है कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और जब मार्केट में वो मिल पा रहा है तो वो तकरीबन मिल रहा है 6.5 से 10 लाख के अराउंड। ये मार्केट ये हमारे पास जो नकारा पुर्जे पड़े हुए थे उसको हमने यूटिलाइज़ किया है, उससे करके इसको हमने मिक्सर लगा के इट इज़ इवन आई थिंक जी मोर इफेक्टिव दैन दैट डिवाइस। इसको हम लगा के पेशेंट को हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं जिस कंसंट्रेशन में आप देना चाहें, और उससे कोशिश करते हैं कि पेशेंट वेंटिलेटर पे जाने से पहले ही ठीक हो जाए ताकि वेंटिलेटर तक ना ही पहुंच पाए। रिजल्ट क्या है इसका? अब क्या जितने पेशेंट्स को आपने इस पर आए हैं वो सर्वाइव कितना किया? जी, इसमें हमारे पास 2 तरह के पेशेंट आ रहे हैं। एक पेशेंट वो आते हैं जो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में आते हैं,
आपके पास पहुंचे पेशेंट बहुत ही क्लैप्स हो रहा है, जिसमें सैचुरेशन ड्रॉप हो रही है, उस पर इसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास पेशेंट शुरू के स्टेजेस में आ जाता है, जब उसकी सैचुरेशन ड्रॉप होती है, कुछ 90 से नीचे आ जाती है, अगर उसको लगाएं तो इसका रिजल्ट मेरे नज़दीक 100% है। इसको आप लगाते हैं विद मिक्सर है इसके साथ, इससे आप इसको 21% से 100% जहाँ पे ऑक्सीजन दे सकते हैं। 30 लीटर के इसके साथ फ्लो मीटर है, आप जिस फ्लो के साथ देना चाहें, और ये चीज़ जो है ना ज़्यादा इफेक्टिव है। वेंटिलेटर पे जाके पेशेंट का वापस आना तकरीबन नामुमकिन है, और इससे अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट जब वेंटिलेटर पे जाने से बच रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये ख़राब वेंटिलेटर्स को आपने इकट्ठा किया, उसके पार्ट्स दिए और फिर ये बनाया गया, यानी पाकिस्तान में तो बहुत बड़ी तादाद में ख़राब वेंटिलेटर्स पड़े हैं, तो ये मशीनें तो ज़्यादा बन सकती हैं। ये अगर मिल जाए हमें ये चीज़ें, जिसमें एक जो ये है इसको बोलते हैं ह्यूमिडिफायर, और इसके साथ ऊपर ये मिक्सर है, साथ फ्लो मीटर, अगर ये चीज़ें मिल जाए तो हम इसको और ज़्यादा तादाद में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो आपके डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मैंने बात करनी है, जो यहाँ पे फ्रंट लाइन पे पेशेंट्स को देख रहे हैं, डील कर रहे हैं, उनको सलाम पेश करना चाहता हूँ मैं, और उनकी गुफ्तगू उन लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ जो शायद अभी तक कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे, और वो तमाम लोग जो पहले सीरियस नहीं ले रहे थे, अब उनके सोशल सर्कल में केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, हत्ता कि अमवात होना शुरू हो गई हैं, अब उनको एहसास होना शुरू हुआ है कि कोरोना एग्जिस्ट करता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं कोरोना के पेशेंट्स को कैसे डील किया जाता है। सो क्रिटिकल वार्ड में हम लोग मौजूद हैं, क्रिटिकल यूनिट में मौजूद है, जिन्ना हॉस्पिटल के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से कहा जाता है। प्रोफेसर अशरफ ज़ैद से हमने आपकी गुफ्तगू करवाई, उनसे इजाज़त ली हमने कि हम उनके डॉक्टर से बात करना चाहते हैं, वो डॉक्टर जो सीरियस पेशेंट्स को इस वक्त डील कर रहे हैं। एक ऐसा पैंडेमिक जो पूरी दुनिया में आया हुआ है, पूरी दुनिया में लोगों ने अपने डॉक्टर्स को सलाम पेश किया। आज हम अपने इस प्लेटफॉर्म से अपने डॉक्टर्स को सलाम पेश करने के लिए पहुंचे हैं। मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अपना तारुफ करवाइएगा, फिर आपसे कुछ सवाल करूँगा। जी, मैं डॉक्टर वक़ार अज़ीम, असिस्टेंट प्रोफेसर। थोड़ा सा डॉक्टर साहब ऊँची बोलेंगे। डॉक्टर वक़ार अज़ीम, असिस्टेंट प्रोफेसर एनेस्थीसिया, जिन्ना हॉस्पिटल। ठीक है, डॉक्टर वक़ार अज़ीम। डॉक्टर साहब पहले तो मेरी तरफ से सलाम मैं आपको पेश करना चाहता हूँ, मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरे पूरे इदारे की तरफ से, उसको कबूल कीजिएगा। दूसरा, ये जो आपने किट अप हुए हैं, मैंने भी आपकी किट पहनी है, थोड़ी कम पहनी है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप जिस तरह ये किट अप होके पेशेंट के पास जाते हैं, कितना प्रॉब्लम होता है? आपने अभी जैसे बताया कि आपने 10 मिनट किट पहनी है, हम 6 से 8 घंटे किट पहनते हैं, और मोस्टली आजकल गर्मियों का मौसम है, इसमें हमने नाश्ता भी नहीं करना। सुबह नाश्ता किया और इसके बाद कोई पानी नहीं, कोई हमने वॉशरूम नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। इसी आपने 6 घंटे कुछ नहीं खाना, कोई लिक्विड इनटेक नहीं करना। हम प्रॉपर पीपी हमने पहनी हुई, तो इसके बाद हमने खारिश भी नहीं करनी। अगर हमें खारिश हो रही है मुंह पे या बॉडी पे जैसे, तो हमने उसको टॉलरेट करना है। डॉक्टर साहब, हाउ इज़ इट इवन ह्यूमनली पॉसिबल कि आप 6 घंटे ऑन ड्यूटी हैं, ऑन फुट हैं, आप इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, पेशेंट्स को देख रहे हैं, और फिर आपको प्यास लग रही है। मतलब मैंने ये किट पहनी है, तो मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बता रहा हूँ ताकि लोगों को समझ आए। मैंने 2 मरतबा पहले अभी इस ब्रेक पे पानी पिया, उसके बाद प्रोग्राम शुरू करने से पहले पानी पिया, क्योंकि मुझसे बोला नहीं जा रहा था, और फिर भी अभी भी मुझसे बोला नहीं जा रहा था। डॉक्टर साहब, कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है कि आप कुछ नहीं खा रहे, कुछ नहीं पी रहे, 6 घंटे किट अप हुए हैं, और लोग फिर भी कह रहे हैं कि आप लोग तो लोगों को मार रहे हैं? शायद इसमें लाइल्मी का आंसर आता है, और डॉक्टर्स का जज्बा है आवाम की खिदमत का, और जैसे हमारा मोटो है, हम इन सारी चीज़ों के बावजूद, ये आपके सामने अब फैक्ट है, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप लोग हम तक पहुँचे हैं, और आवाम को भी हाईलाइट इस चीज़ को आप कर रहे हैं कि इसमें ये डेफिनेटली ये बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे डॉक्टर्स, प्रोफेसर, जूनियर डॉक्टर्स, हाउस ऑफिसर्स, पैरामेडिक्स, और सारे के सारे जो भी इस एलोकेटेड एरिया में काम करते हैं, और ये नहीं है कि सिर्फ चंद एक डॉक्टर काम कर रहे हैं, हमारे पूरे डॉक्टर्स, पूरा डिपार्टमेंट, उनके रोटेशन वाइज सब लोग जाके वहाँ काम करते हैं। और इसमें अल्टीमेटली एक हमारा एक नेशनल क्राइसिस है, पैंडेमिक है। इस क्राइसिस को आप देख रहे हैं, क्या समझते हैं आप? क्योंकि जब
क्राइसिस का आगाज़ हुआ पूरी दुनिया में, पेंडेमिक आया, पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं था, पाकिस्तान में तो बहुत बाद में जाके आया। हमें सीखना चाहिए था, हमने नहीं सीखा। हमने अपने बॉर्डर्स क्लोज़ नहीं किए। डॉक्टर्स कहते रहे कि ये करें ये करें ये करें, हमने नहीं किया। बिलाखिर मार्केटिंग खोल दी लोगों के लिए, ईद के कपड़े ख़रीदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उन्होंने पहन के अपनी सेल्फीज़ खींचनी थी और अपलोड करनी थी सोशल मीडिया पर, और ये बताना था कि कौन सा ब्रांड पहना गया है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लोगों की ज़िंदगी इंपॉर्टेंट नहीं थी। बीइंग अ डॉक्टर कैसा फील क्या होता है कि जब बता रहे थे लोगों को, एक्सपर्ट्स, आपके हेड्स, मुख्तलिफ डॉक्टर्स ऑन हमारे प्रोग्राम्स में आके कहते थे कि खुदारा ये मत करें, और आप लोग तब भी यहाँ ड्यूटी दे रहे थे, और तब केसेस कम, तब केसेस बढ़ना शुरू हो गए। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और ये एक बहुत अहम सवाल है और एक बहुत हॉट इशू है कि जिसके लिए मैं आवाम से भी दरख्वास्त करता हूँ और मीडिया से भी मैं कहूँगा कि जी आप लोग पहले भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए। अनफॉर्चुनेटली शायद हम किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेते। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, और इस पेंडेमिक में जहाँ डॉक्टर्स को बुरा भला कहा जाता है, वहाँ अगर उसके बाद किसी को बुरा भला कहा जाता है तो वो हम लोग हैं, हमें कहा जाता है कि हम गलत खबरें फैला रहे हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जहालत को ख़त्म करना है अवेयरनेस के ज़रिए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम डॉक्टर सैयदा तहजीब है, मैं कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट हूँ जना हॉस्पिटल। ठीक है मैडम, आपको मैं सलाम पेश करता हूँ कि आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। बुनियादी सवाल ये है कि क्रिटिकल पेशेंट, स्पेशली क्रिटिकल पेशेंट, क्योंकि जब क्रिटिकल पेशेंट हो जाता है तो इमोशन चेंज हो जाते हैं फैमिली के। जब इस वबा में भी कोरोना डिटेक्ट होता है किसी को तो थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं कि कोरोना हो गया है। लोगों को समझ नहीं आती कि ऐसी वबा है जो आज से पहले कभी तारीख में सुनी नहीं थी, अब पिछले 3-4 माह से पता लग रहा है और लोगों की मौत होना शुरू हो गई है। जब वो क्रिटिकल होता है तो उसके इमोशंस बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, फिर वो हमलावर होते हैं डॉक्टर्स पे, सारा फोकस डॉक्टर्स पे होता है कि डॉक्टर्स हमारे पेशेंट को बचा ले। हाउ डू यू डील विद दैट? इट्स रियली डिफ़िकल्ट सिचुएशन, लेकिन क्योंकि वो भी हमारी तरह इंसान ही हैं, और जिस तरह उनके लिए एक मुश्किल मरहला होता है इसी तरह हमारे लिए भी मुश्किल होता है। उनको ये बताना, समझाना, सबसे पहले तो उनको ये काउंसल करना कि आपके पेशेंट को कोरोना हो गया है, वो ही एक डिनाइल फेज़ में चले जाते हैं। उसके बाद मोस्टली पेशेंट्स हमारे पास आते ही क्रिटिकल फेज़ में हैं, तो वो उनको ये बताना कि आपका पेशेंट नियर टू एक्सपायर है और ये काउंसल करना कि वो बच नहीं पाएगा या हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, इट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर अस। उसके बाद उनका रिएक्शन जो है वो एक नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है, उस पर हमें थोड़ा सा अपने ऊपर भी कंट्रोल रखना पड़ता है, अपने गुस्से पे भी कंट्रोल रखना पड़ता है, अपने हम रंजीदा भी होते हैं उनके रिएक्शंस को देख के, लेकिन हमें थोड़ा सा ह्यूमनली उनके साथ बिहेव करना पड़ता है और उनको कंसिडर करना पड़ता है कि उनके जो रिएक्शंस हैं वो नॉर्मल है। अच्छा, कीपिंग ये ज़हन में रखते हुए कि अभी आपकी फ्रेटर्निटी जो है उसको केसेस होना शुरू हो गए हैं, रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, यहाँ तक कि शहादतें होना शुरू हो गई हैं, पूरे पाकिस्तान में मौत शुरू हो गई हैं, तो ख़ुद खौफ नहीं आता कि इस वक्त फ्रंट फुट पे हैं, क्रिटिकल पेशेंट्स को देख रहे हैं, हमारे भी फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे लोग भी हैं, तो ख़ुद भी तो खौफ आता होगा? खौफ आना एक फितरी अमल है, मैं ये नहीं कहूँगी हम में से किसी को खौफ नहीं आता, सबको खौफ आता है। लेकिन उसके बाद वो जो ओथ लिया था जब डॉक्टर बने थे वो याद आ जाता है कि हमने हर हाल में लड़ना है। जब एक फ़ौजी सरहद पे जाता है और हालत जंग में होता है, उससे ज़्यादा तो क्रिटिकल नहीं होता, उसे पता होता है कि मौत सामने है। हमारी तो फिर भी 50-50% सिचुएशन है, उनकी तो 100% होती है, उन्हें पता होता है कि उन्होंने मरना है, लेकिन वी हैव टू डू इट। और इंशाल्लाह हमारा पूरा डिपार्टमेंट जो है बहुत हमारे वर्दी प्रोफेसर के अंडर, उनकी गाइडेंस, उनकी सुपरविज़न के अंडर सब लोग बहुत हिम्मत से काम ले रहे हैं। हमारे बहुत से डॉक्टर्स पॉजिटिव भी हुए हैं और हमारे लिए बहुत मुश्किल है डेली किसी ना किसी को बताना होता है कि आप पॉजिटिव हो गए हैं या उनकी फैमिली मेम्बर्स पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट और इंशाल्लाह सारे मिल के इससे निकल जाएंगे। खौफ डेफिनेटली आता है और डेली आता है, लेकिन फिर अपने आप को ये समझा लेते हैं कि विन विन सिचुएशन है। अगर गॉड फॉरबिड मौत आ गई तो शहादत होगी और अगर बच गए तो गाजी होंगे। आपके इसी जज्बे को सलाम पेश करते हैं, बहुत शुक्रिया मैडम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर साहिरा। डॉक्टर साहिरा, आपसे भी वो बुनियादी सवाल ये है कि जिस तरह अभी हम तमाम लोग बात कर रहे थे, हम तमाम लोग का सांस उखड़ रहा है और कहते हैं कि कोरोना का वन ऑफ द मेजर सिम्टम इज़ दिस, और जब आप लोग इस क्रिटिकल वार्ड में होते हैं
पेशेंट्स को देख रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं, तो यही जब प्रॉब्लम आ रही होती है तो बैक ऑफ द माइंड चल नहीं रहा होता कि कहीं मैं भी पॉजिटिव तो नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, जब भी हम वार्ड में होते हैं या ड्यूटी पे होते हैं हमें भी लगता है कि हमें भी सिम्टम्स शुरू हो गए हैं, गले में खराश शुरू हो गई है या सांस में मसला हो रहा है या बॉडी में पेन शुरू हो रही है, तो डर तो क्रिएट हो ही जाता है एक। उसके बाद हम अपने आप को भी खुद ऑब्जर्व करना शुरू कर जाते हैं कि ये सिम्टम्स हम में तो नहीं शुरू हो गए। ऐसे ही सिचुएशन हमारी चलती है। इसी तरह हम अपनी फैमिलीज़ में जाते हैं और हमें फ़ील होता है कि हम भी कहीं कोविड पॉजिटिव तो नहीं हो गए। बीइंग अ डॉक्टर, एक तो आप जिम्मेदारी यहाँ पे निभा रही हैं, अब पूरी कोशिश करें कि यहाँ पे जो पेशेंट आ रहा है उसको उसकी ज़िंदगी बचाई जाए। दूसरी तरफ मैंने देखा बहुत से डॉक्टर सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है? क्योंकि मैं अपने आप को जिम्मेदार इसलिए इसमें समझता हूँ कि बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ टीवी एंकर, मैंने बड़े कोशिश प्रोग्राम्स किए, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे किए, लेकिन आज भी हम वो अवेयरनेस आवाम तक पहुँचाने में नाकाम क्यों हो गए? इसमें दो ही फैक्टर्स होते हैं, या तो हमारे अंदर फॉल्ट है, हम अवेयरनेस दे नहीं सके, या फिर हमारी आवाम में बर्दाश्त बहुत है कि वो हर चीज़ से लड़ना जानते हैं, वो समझते हैं कि हम बच जाएंगे। ऐसा पॉसिबल अभी तो इन हालात में मुश्किल ही लग रहा है कि हर बंदा बच जाएगा। बीइंग अ डॉक्टर, आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट लेवल पर जो इंतजाम किए जा रहे हैं और जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो सही हैं? उनके बारे में कुछ कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता। जो अवेलेबिलिटीज़ हमें हैं उस अकॉर्डिंग तो हमें लगता है कि वो सही नहीं है, क्योंकि जितने वेंटिलेटर्स वो बताते हैं उतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, या जितना वो कह रहे हैं कि हम इतना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं लगता कि हमें इतना कुछ मिल रहा है। यहाँ पे हमें उतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो रही यहाँ पे। यानी हमेशा की तरह सियासत एक तरफ, लोगों की ज़िंदगी बचाना एक तरफ कहा जा सकता। अच्छा, अब मुझे ये जानना ज़रूरी है कि इस तमाम टाइम फेज़ में फरवरी में पहला केस रिपोर्ट होता है, उसके बाद टिल टुडे जब आप क्रिटिकल पेशेंट्स को देख रही होती हैं और ये वबा फैल रही है, मुसलसल फैल रही है, जब अपनी बरादरी, अपनी फ्रेटर्निटी के लोगों की खबरें आना शुरू हुई तो कहीं तो दिल टूटा होगा कि ये बहुत गलत हो रहा है। ऐसा होता है और बहुत सी खबरें आती भी हैं और बहुत से लोगों को अवेयरनेस दी भी जाती है, लेकिन लोग अभी तक भी यही समझ रहे हैं कि ये एक आम नज़ला ज़ुकाम है या इस वजह से हुआ है या बस हेडेक है। कुछ ऐसा नहीं है, और यही समझा जाता है कि हमारे जो अपने डॉक्टर्स हैं वो हमें सही अवेयरनेस नहीं दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि ये कुछ है। और शायद यही वजह कि हमारी बात बढ़ी। बहुत शुक्रिया मैडम, हम आपको भी सलाम पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अनम अनवर है। मैं सीनियर रजिस्ट्रार एनेस्थीसिया ICU जिनों हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। ठीक है मैडम, आप हमारा सलाम कबूल कीजिए। हमारी पूरी टीम इस वक्त कोशिश कर रही है कि वो डॉक्टर्स को सलाम पेश करे जो फ्रंट लाइन पे लोगों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बुनियादी सवाल वही है कि जब आप क्रिटिकल पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं तो क्या माइंड में क्या चल रहा होता है? ऐसा पेंडेमिक जो इससे पहले देखे कभी नहीं, सुना ही नहीं कि ये ऐसी बीमारी है। देखिए, ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है जिससे हम भी और आप लोग भी दो चार हैं। बीइंग अ डॉक्टर मैं ये कहूँगी कि ये चूँकि हम लोग एक ओथ लिया है, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर हम लोगों ने काम करना है, तो हम लोग जब भी इस सिचुएशन में जाते हैं तो फिर हम ये भूल जाते हैं कि हम लोग सब कुछ स्टेज पे अपना लगा के आते हैं, अपनी फैमिली को, अपने आप को, अपनी लाइफ को। लेकिन क्योंकि हमारा ओथ हमें ये हमने ओथ लिया हुआ है कि हम लोगों ने ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, तो फिर हम लोग पूरी अपनी दिलो जान से कोशिश करते हैं कि जो भी पेशेंट हम देखें हम उसको लास्ट ब्रेथ तक उसको सेव करने की, लाइफ सेव करने की कोशिश करें। लेकिन मुझे ये बहुत अफसोस होता है जब मैं सोशल मीडिया पे जाके ये कंप्लेन सुनती हूँ कि एक डॉक्टर को कोरोना के मरीज को एक मारने के लिए डॉलर्स मिल रहे हैं। बिल्कुल। कितने डॉलर मिले आपको? अब आप मुझे बताएं कि हम लोग जो इतना सर्व कर रहे हैं इस स्थिति में सर्व करना कितना मुश्किल है, और जब अपनी लाइफ को, इसलिए पूछ रहा हूँ ना, इतना मुश्किल है। कितने पैसे मिले आपको? क्यों लोगों को मार रही हैं आप? कितने डॉलर्स आपने ले लिए? मैं आपको क्या बताऊँ कि हमें मतलब कोई भी इल्जाम हमारे पे भी लगता है कि आपसे थोड़ा सा हिस्सा हमें भी दे देती है, तो बता दे कितने मिले हैं आपको? यकीन जाने हमें कोई डॉलर नहीं मिल रहा, हमें कुछ भी मतलब जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपने ओथ और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हम लोग सर्व कर रहे हैं। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें मतलब अनाउंस किया हुआ है कि ऑनरेरियम मिलेगा, लेकिन अभी मिला नहीं है। लेकिन अभी तक कोई ऑनरेरियम नाम पे भी हमें नहीं मिला। हमें अभी तक एक पैसा भी एक्स्ट्रा या हमारी पे या हमारी सैलरी से क्या आप कहेंगे कोई ऑनरेरियम बेसिस पे कुछ भी और मिला हो, कुछ भी ऐसा नहीं मिला।
हम सिर्फ अपने मतलब एक ओथ के बुनियाद पे, एक ह्यूमैनिटी की बुनियाद पे जाके अपनी लाइफ स्टेक पे लगा के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए आखिरी ब्रेथ तक जो है ना उनकी लाइफ को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हमारी आवाम इसको अभी भी एक आलवी साजिश करार दे रही है, या बहुत से लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि कोरोना तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। खुदारा अगर आप लोग हमारे वार्ड्स में आए, वो देखें जो मरीज़ आखिरी हद तक कैसे सांस लेने के लिए तड़पता है और आखिरी हद तक हम उसको बचाने के लिए कैसे कोशिश करते हैं। ये एक आलमी वबा है जिसका अभी तक कोई हतमी जो है इलाज जो है ना। मैडम ये मुझे बताएं कि जब आप यहाँ से ये 6 से 8 घंटे की ड्यूटी करके इस पीपी किट में बाहर निकलती हैं, उतार के इसको डिस्पोज ऑफ करके जब घर जाती हैं, तो क्या खौफ लेके घर जाती हैं? क्योंकि कोरोना का सिम्टम किसी की भी हो सकता है, 90% एसिम्टोमेटिक है, कोई सिम्टम ही नहीं आता। आपसे बेहतर कौन जानता है, आप डॉक्टर से आप लोगों को बता रहे, तो किस खौफ के साथ घर जाती हैं? बिल्कुल देखें, मुझे ये होता है कि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे सास ससुर हैं, वो लोग ज़्यादा मेरी वजह से वो लोग ज़्यादा रिस्क के ऊपर है। दे आर इन द हाई रिस्क पॉपुलेशन। मुझे तो हो सकता है मुझे तो कोरोना खुदा ना खास्ता अगर मैं कोविड पॉजिटिव होती हूँ या मुझे कोरोना का एसिम्प्टोमेटिक कोरोना होता है तो मैं तो उनके लिए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बनूंगी। तो आप इस लिहाज से सोचें कि हम लोगों को किस तरह का मतलब ज़हनी सदमा, मेंटल हेल्थ मतलब मेंटल इश्यूज आते होंगे कि हम लोग डबल तौर पे मतलब लड़ रहे हैं। अपनी फैमिली को भी हम लोगों ने बचाना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ड्यूटी भी दे दी है और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी गुफ्तगू का आपको भी सलाम पेश करते हैं। नाज़रीन, अब एक जो डॉक्टर साहब ने बात की, ये हम पिछले कई रोज़ से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी इसकी तरदीद करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार आपको बताते हैं कि अफसोस होता है जब आप बतौर मुआशरा, बतौर कौम अपने डॉक्टर्स पे सवालात उठाना शुरू कर देते हैं। आप जब ये कहते हैं कि डॉक्टर्स लोगों को मार रहे हैं, पिछली मतलब हमने प्रोग्राम में भी एक डॉक्टर साहब से सवाल किया, एक सीनियर डॉक्टर से सवाल किया, उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा पैसे आ गए कि हमने ज़िंदगी बदल ली है, हम इस दुनिया से कहीं और ज़्यादा शिफ्ट हो गए, इंसानियत अभी मौजूद है। जब आप ये सवाल करते हैं तो इंसानियत शर्मिंदा हो जाती है कि आप डॉक्टर किसी को पैसे की खातिर मार रहा है। एक और डॉक्टर साहब है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर शहजाद आगम है। मैं डॉक्टर शहजाद आगम। शहजाद आजम जी, मैं PGR हूँ, 2nd ईयर का, जिना हॉस्पिटल लाहौर में। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या बुनियादी सवाल वही है कि कोरोना के पेशेंट्स को डील करते हुए कितना खौफ है? जब तक तो बंदा वार्ड में एंटर नहीं होता और तब तक तो बंदा यही सोचता रहता है कि इसको मैं अंदर जाऊंगा, मुझे खुद ना कोरोना हो जाए। और जबकि आप लोग भी जानते हैं कि अभी तक इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं है, तो हिट एंड ट्रायल बेसिस पे ही अभी हम कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक पेशेंट इसके रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन बेशक अगर रिकवरी एक एक्सपायरी रेट जो हमारे पास आ रहा है अभी 1 to 2% है, लेकिन बंदे के दिमाग में तो आता है कि ये 1% मैं भी हो सकता हूँ। लेकिन जब आप प्रॉपर किटअप हो के अंदर चले जाते हैं तो आपके सामने जो पेशेंट एक्सपायर हो रहे होते हैं या पेशेंट बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं, तो जब आप उनको देखते हैं तो फिर आप सारी चीज़ें भूल जाते हैं और आपकी फुल कंसंट्रेशन जो है ना उन्हीं के। वो कहते हैं कि डॉक्टर्स इमोशंस नहीं होते डॉक्टर्स के, क्योंकि अगर इमोशंस होना शुरू हो जाए तो डॉक्टर नहीं बन सकता, डॉक्टर ऑपरेट नहीं कर सकता, पेशेंट का ख्याल नहीं रख सकता, पेशेंट को बचा नहीं सकता। इस पेंडेमिक में ख़ास तौर पर जो आज से पहले देखी नहीं गई कभी, जब आप क्रिटिकल वार्ड के अंदर होते हैं, इमोशंस होते हैं? जहाँ तक बात आ जाती है इमोशंस की, तो डॉक्टर भी गारी बात है, इंसान है, तो और हर इंसान में इमोशंस होते हैं। आप जब एक काम रूटीन में कर रहे होते हैं तो उसमें आप आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल में सख्ती भी आ जाती है। लेकिन यह है कि जब आपके सामने आपका मरीज़ जा रहा होता है और या वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में होता है, जैसे कि कोरोना के केस में हम देख रहे हैं कि पेशेंट ऐसे हो रहा था कि जैसे उनको हवा की बहुत ज़्यादा भूख है, तो एयर हंगर इसको कह सकते हैं आप, कि पेशेंट सांस लेने के लिए उनकी जान निकल रही होती है। तो उस वक्त आपकी जो सिचुएशन होती है वो आप शायद उनको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। यही बात, ये जो भी आप बता रहे हैं कि सांस लेते हुए लोगों की जान निकल रही थी, सांस नहीं आ रहा होता, लोगों को बताएं। वो लोग जो ये कहते हैं कि कोरोना एग्जिस्ट नहीं करता, वो लोग जो ये कहते हैं कि ये बिल गेट्स की साजिश है, वो चिप्स लगाना चाहता है, वो लोग जो ये कहते हैं ये यहूदी लॉबी की साजिश है, वो लोग जो ये कहते हैं कि अमेरिका ने चाइना भेजा चाइना को तबाह करने के लिए, वो लोग जो ये कहते हैं कि चाइना ने पूरे दुनिया की मईशत पे कब्ज़ा करना था इसलिए उसने आगे फैला दिया, कोरोना एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ डॉलर्स की गेम है। उनको बताएं कि इंसान इस पूरे वायरस में उसकी मौत कैसे होती है।
देखें, कोरोना एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये सवाल अगर आप एक साइड पे कर दें। नहीं, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ये बता दें कि एक आदमी जो आपके पास यहाँ पे क्रिटिकल वार्ड में है, वो खुदा ना खास्ता ज़िंदगी जब बाजी हार रहा होता है तो वो कैसे ज़िंदगी की बाजी आता है, उसकी सांसें रुकती कैसे हैं? देखें, वो पेशेंट आपके सामने इस तरह तड़प रहा होता है कि जैसे वो सांस ले रहा है लेकिन उसको सांस आ नहीं रहा। तो इससे ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन क्या हो रही होती है। मैंने खुद अपनी आंखों से पेशेंट्स को देखा है कि वो कभी एक करवट में लेटे होते हैं, कभी उठ के बैठे होते हैं, कभी आगे की तरफ झुक रहे हैं कि किसी तरह हमें सांस आ जाए, और उस सिचुएशन में हम उनको ऑक्सीजन लगा रहे हैं, अपनी 100% एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पेशेंट को सांस नहीं आता। जब पेशेंट क्रिटिकल सिचुएशन में चला जाता है तो पेशेंट को सांस नहीं आता, हम जो मर्जी एफर्ट कर लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको समझ आए कि जब खुदा ना खास्ता कोई कोविड पॉजिटिव होता है और वो क्रिटिकल पोजीशन में चला जाता है और फिर वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाता है, तो वो किस फेज़ से गुज़रता है, किस तकलीफ़ से गुज़रता है। शायद यही तकलीफ़ सुनकर आपको यकीन हो कि कोरोना एग्जिस्ट करता है। नाज़रीन, ब्रेक पर एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं कोरोना एग्जिस्ट करता है, कोरोना से लोग किस तरह ज़िंदगी की बाजी हारते हैं, और हम आज अपने प्रोग्राम में डॉक्टर्स को सलाम पेश करें और नर्सिंग स्टाफ को सलाम पेश करते हैं। डॉक्टर्स की गुफ्तगू आपने सुनी, डॉक्टर्स ने बहुत से मैसेजेस आपको दिए कि अभी भी ये वक्त है कि आप ख़ुद को सीरियस ले लें, घबरा लें थोड़ा सा, क्योंकि अगर ये आपको कहा जाता है कि आपने घबराना नहीं है और आप नहीं घबराते तो ये आप गलत करते हैं, क्योंकि इस वक्त ये वक्त आ गया कि आप थोड़ा सा घबराएं। जब आप घबराएंगे तब आप सोचेंगे, जब आप घबराएंगे तब आप ये सोचेंगे कि आपने अपने प्यारों का ख्याल कैसे रखना है। अगर आप घबराएंगे नहीं तो केयर फ्री माशरा चलता नहीं है, लोग ज़िंदगी की बाजी हारते हैं और इस वक्त पाकिस्तान में बात बढ़ती जा रही है। इस वक्त बात करते हैं नर्सेस से। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुखसाना है और मैं हेड नर्स हूँ इस डिपार्टमेंट की, एनेस्थीसिया आईसीयू की हेड नर्स हूँ। कभी आपसे किसी ने पूछा कि आपका मसला क्या है? सर, मसले पूछते तो सब हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती है ना, अभी नहीं हुई, नहीं होता ना। क्या आज बताएं, आज आपको आपकी आवाज़ सुन रहे हैं लोग, क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं? ख़ास तौर पे जब ये पेंडेमिक आया, सब ने कहा कि डॉक्टर्स की ये मसाइल हल करेंगे, डॉक्टर स्ट्राइक करते हुए बाहर निकल आते हैं, आपकी स्ट्राइक भी होती है तो नज़र नहीं आती, छोटी सी खबर अखबार के किसी कोने में लग जाती है कि नर्सिंग या आपके साथ पैरामेडिक स्टाफ जो बाकी लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने स्ट्राइक की, उनका ये मसला था, कुछ भी नहीं हुआ, ख़त्म हो गया। सर, अभी तो मैं फ़िलहाल इन मसाइल पे बात नहीं करूँगी। अभी इस वक्त जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो कोरोना के। ग्रेटनेस है आपकी कि आज आपको मौका मिल रहा है कि अपने मसाइल बता दें, फिर भी कह रही हैं कि आज मैं मसाइल नहीं बताऊंगी। क्योंकि अभी इस वक्त जिस हम सूरत हाल में काम कर रहे हैं ना, तो इसमें यह है कि हम कम स्टाफ हैं, हमारे स्टाफ नर्सेज भी इन्फेक्टिव हो रही हैं बहुत ज़्यादा जो है, तो लेकिन इसके बावजूद भी कम स्टाफ है, तो हम जो है ना बेड्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उस सूरत में भी हम लोग कम स्टाफ के साथ जो है ना फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल मसाइल बहुत हैं, मैं उन मसाइल्स को अभी फ़िलहाल डिस्कस करना नहीं चाहती हूँ। खुदा ने ज़िंदगी दी तो ज़रूर करेंगे आगे भी। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि ये ग्रेटनेस है कि एक ऐसे लोग जिनको मसाइल बहुत ज़्यादा, और मुझे पता है आपको कितने मसाइल हैं, आपके यूनियन के लोग अक्सर रब्ता कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं ये मसाइल, आज आपको मौका दे रहे हैं कि आज आप अपने मसाइल बताएं, क्योंकि ये आपका प्रोग्राम देखा जाना है, सुना जाना है, लेकिन आप मसाइल नहीं बता रहे। इस सिचुएशन में ये जो ऐसी वबा पहली मरतबा आई है, किसी ने नहीं देखी, किसी ने नहीं सुनी कि ये क्या है, कैसे अनदेखा एक दुश्मन आ गया, लोगों को मार रहा है, लोग ज़िंदगियाँ लोगों की लेके जा रहा है। जो पेशेंट अंदर है वो पहले ही हमने ये सुना कंप्लेन करता है कि डॉक्टर चेक करने नहीं आता, कोई नर्स नहीं आती, पूछती नहीं है। क्या सिचुएशन क्या है अंदर? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है जो है ना कि पेशेंट को चेक नहीं करता। कंटिन्यू पेशेंट जो है ना, हमारे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए कैमरास लगे हुए हैं, तो जो है ना हमारे सीनियर्स भी सारे इस वक्त मॉनिटर कर रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई देखता नहीं है, सब देखते हैं, सब जो है ना पूरी तवज्जो के साथ पेशेंट्स को देख रहे होते हैं। और जब कंटिन्यू 6 घंटे के बाद ड्यूटीज़ ऑफ करके जाते हैं तो मुंह पे निशान पड़े होते हैं, ये सारी इसके जो है पीपी है उसके सारे मुंह पे निशान पड़े होते हैं। मुझे खुद नर्सिस दिखा के जाती हैं कि ये देखें हमारे सारे पिंपल्स निकल आए हैं, रैशेस पड़े हुए हैं सारे, क्योंकि इतनी गर्मी में ये सारा कुछ करना आसान नहीं है।
तो मैं लोगों को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो है अपने अपने घरों में रहें और एहतियात करें और इस चीज़ को सीरियस लें, बहुत सीरियस लें, क्योंकि हम लोग आई विटनेस हैं, हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है ना यहाँ पे। और आप देख रहे हैं कि लोग मर कैसे रहे हैं। डेफिनेट बहुत ज़्यादा जो है ना ऐसे हो रहा है कि डेली डेथ हो रही हैं, डेली डेथ हो रही हैं यहाँ पे भी। बहुत शुक्रिया मैडम, मैं फिर आपको सलाम पेश करता हूँ कि जिस फेज़ से आप लोग गुजर रहे हैं वो यकीनन एक बहुत हौसला चाहिए इस फेज़ से गुजरना, और अपने मसाइल भी हो वो भी ना बताना, उसको साइड पे रख देना और लोगों को सर्व करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नास्टा राहत, मेन ICU जना हॉस्पिटल लाहौर। कब से ड्यूटी दे रही हैं यहाँ? मुझे 3 इयर्स हो गए हैं। 3 साल? हाँ ऑलमोस्ट। तो 3 साल में और ये पिछले 3 माह में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा, पहले इतना ज़्यादा फेयर नहीं था, ड्यूटीज़ पे रिलैक्स हो गए, मेंटली रिलैक्स हो के काम करते थे, क्योंकि पेशेंट तो ओबियसली हम लोगों ने ट्रीट करने ही होते थे। लेकिन अभी चूँकि फेयर इसलिए ज़्यादा है कि डेथ्स हैं और पेंडेमिक है, एक ऐसा सिचुएशन है जिसको हम डील कर रहे हैं और डेली सुनते हैं उसके बारे में, काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने ट्रीट करना है और ये हम लोगों ने ऑन किया हुआ अपनी ड्यूटी के साथ, अपनी जॉब के साथ, कि हम लास्ट ब्रेथ तक हम इस पर काम करेंगे। लोग बुरा भला कहते हैं अंदर? बहुत सारे लोग कहते हैं बुरा भला भी, लेकिन लोगों के कहने को हम रोक नहीं सकते। हमने अपने पेशेंट को देखना है, उनके साथ अच्छे तरीके से डील करना है और यही हमारा है कि हमारे पेशेंट ठीक होकर घर जाएँ, सर्वाइव करें, और ये हमारा एम है। तो जब यहाँ से निकलती हैं और घर जाती हैं तो कितना खौफ लेके जाती हैं? खौफ काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि घर में घर वाले हैं, बच्चे हैं और सारे, अगर उदाहरण खासा हम कोई वायरस साथ लेके जाते हैं तो बहुत सारे लोग हमारी वजह से वो इन्फेक्ट होंगे, तो हम कुछ आइसोलेट भी कर लेते हैं। अगर हमें कोई ऐसा सिम्टम लगता है तो हम आइसोलेट कर लेते हैं खुद को, घर वालों से कम मिलते हैं और अपने अलहदा रहते हैं, अपनी चीज़ों को अलहदा से करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मीना साबिर। कब से ड्यूटी दे रही हैं? मैं लास्ट 5 ईयर्स से। 5 साल। जी जी। वही सवाल जो मैंने उनसे किया कि एक तरफ 5 साल का अरसा और एक तरफ पिछले 3 माह का अरसा, 4 माह का अरसा, इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क ये है कि पहले जो पेशेंट आते थे हमारे पास, उन्हें हमें ये होता था कि रिकवर होकर जाएंगे, उम्मीद होती थी। अब ये जो पेशेंट है जो बेड पे चले जाते हैं हमारे पास, इन पे हम मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं लग रहा होता कि ये उठेंगे। जैसे सर ने बताया है कि आपको कि हम कोशिश करते हैं उसको बेड पे ना डाला जाए, लेकिन जो बेड पे चला जाता है पर उन पर मेहनत हो रही होती है, पर यह है कि उनका बचाव हमें पता होता है कितने % चांसेस होते हैं। अच्छा, मैंने ये देखा है, अक्सर ऑब्जर्व किया है कि बहुत से पेशेंट्स वो डॉक्टर से बात नहीं कर रहे होते उस तरह, क्योंकि डॉक्टर्स आते हैं, चेक करते हैं, फिर चले जाते हैं। कुछ डॉक्टर से दिल की बात करते हैं, कुछ पेशेंट्स ये देखते हैं कि वो जो नर्सिंग स्टाफ है उससे दिल की बात कर रहे होते हैं, वक्त गुजार रहे होते हैं कि टाइम पास हो जाएगा, आपने भी यहाँ ड्यूटी देनी है, वो भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये सिलसिला कैसे चल रहा है? मैं 5 साल से इस ICU में हूँ। जो भी अटेंडेंट है वो आते हैं, उन्होंने देखना कि ये स्टाफ इस बेड की है, उन्होंने फिर हर घंटे बाद आके कंडीशन पूछनी होती है। एक सिस्टर पेशेंट ऐसे है, ज़ाहिर अगर हम उनको कुछ पॉजिटिव रिस्पांस देंगे तो वो भी थोड़ा खुश हो जाएंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर हमारा भी कोई ब्लड रिलेशन इस बेड पे पड़ा हुआ है तो अगर हम उनको पॉजिटिव रिस्पांस देंगे तो उनको खुशी होगी ना। पर यह है कि ज़ाहिर जब पेशेंट नहीं मतलब कि क्रिटिकल हो जाता है तो फिर तो उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। नर्स है, यहाँ पे काम कर रही हैं, किन किन मसाइल से गुजरना पड़ा? हम तो ICU में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इधर का माहौल बहुत अच्छा है, सारी मेडिसिन प्रोवाइड हो रही हैं, सारे हमें PPs मिल रहे हैं, इन्वायरमेंट अच्छा है, लोग अच्छे हैं, मतलब कि हमें अपने ICU से रिलेटेड कोरोना कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले, बहुत अच्छी बात है। मैडम क्या नाम है आपका? स्नोदिया इकबाल। स्नोबिया, कब से यहाँ पे? मुझे यहाँ पे 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। इस पूरे पेंडेमिक को देखते हुए खौफ आया? खौफ तो आता है, लेकिन हमें पता है कि हमारी ड्यूटी है और हमने वो करनी है। हमारी 4 स्टाफें जो हैं वो पॉजिटिव हो चुकी हैं, उसके बावजूद हम जो हैं फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं। आपकी 4 साथी पॉजिटिव हुए हैं? हाँ जी, तो उसके बावजूद हम इधर फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं। हमें पता है कि हमारी ड्यूटी है और हमने ये काम करना है। हाँ, खुदारा जो है लोग हैं जो नहीं समझ रहे कोरोना को, वो प्लीज़ समझें, इसे सीरियस लें, घरों में रहें, स्टे करें, घर में आपस में मेल जोल से ग्रेस करें, मास्क लगाएं और 20 सेकंड के लिए घरों में हाथ धोएं और घरों में। कितने घंटे की ड्यूटी है आपकी? हमारे यहाँ पे 6 आवर्स की ड्यूटी होती है। आपका स्टाफ पूरा है या कम है स्टाफ? ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत है? स्टाफ हमारा, जाहिर बात है, जो स्टाफ पॉजिटिव हो रहा है तो वो कम ही हो रहा है स्टाफ, लेकिन हम लोग फिर भी मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे पेशेंट्स की तादाद ज़्यादा है, लेकिन हम जो भी है जिस तरह है देख रहे हैं पेशेंट्स। जिस तरह तादाद बढ़ती जा रही है पेशेंट्स की,
आपकी तादाद कम होती जा रही है, रिवर्स साइकिल चल रहा है, तो कितना मुश्किल होगा आगे जाके तो मुश्किल होगा, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करे, हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और जो लोग हमारे साथी वो हो चुके हैं पॉजिटिव उनको भी सेहत दे, और उम्मीद करते हैं जल्द वापस हमारे आईसीयू में आ जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारा सलाम कबूल कीजिएगा तमाम नाज़रीन। आज कोशिश की हमने कि डॉक्टर्स को, मैक्सिमम डॉक्टर्स को, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट्स मौजूद हैं, उनको देखना है, उनकी देखभाल करनी है। जितने मैक्सिमम डॉक्टर्स हम ला सकते थे स्क्रीन में वो आपके सामने लेकर आए हैं, और नर्सिंग स्टाफ को जो ला सकते थे उनको सलाम पेश करना था, वो आपको आपके सामने लेकर आए। खुदारा आप ये समझे कि कोरोना एग्जिस्ट करता है। इस पिछले 40 से 45 मिनट के अरसे में जो अभी हम बात कर रहे हैं आपके साथ, ये मैंने किट पहनी हुई है, अब हिम्मत नहीं रही कि इससे ज़्यादा आगे आपसे बात की जा सके। तो प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़ियाद साहब से कहूँगा कि वो एक मैसेज दें, और उसी पे प्रोग्राम कंक्लूड करूँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा ये बर्दाश्त मुझसे नहीं हो रहा। और ये तमाम लोग, ये डॉक्टर्स, ये नर्सेज, ये पैरामेडिक, ये तमाम लोग 6 से 8 घंटे ये किट पहनते हैं, और रोज़ाना पहनते हैं, और बार बार पहनते हैं। और मैंने सिंगल किट पहनी है, सिंगल मास्क पहना है, ये ट्रिपल लेयर मास्क पहनते हैं। इन्होंने 8 घंटे कुछ नहीं खाना, 6 घंटे कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, और एक रोबोट की तरह ज़िंदगी गुजारनी है। डॉक्टर साहब क्या मैसेज देंगे? जी सुल्तान भाई, थैंक यू वेरी मच। एक पहली बात तो ये है कि अगर ये जो आवाम कहती है कि जी ये कोरोना एक मजाक है, तो खुदारा ये देखिए कि हमारे कितने लोग, कितने कुलीग, हमारे प्यारे डॉक्टर्स रुतबा शहादत पा चुके हैं। अगर ये वाकई मजाक होता तो वो हम अपने डॉक्टर्स को अपने हाथों मार के, क्या ये पैसों वाली बात, ये बहुत ही हमें हर्ट करती है, और हम बहुत ही डिसअपॉइंट। सर ये तो इंसानियत को शर्मिंदा कर देने वाली बात है ना। आपको, आप तो चले फिर डॉक्टर हैं, आपको हर्ट करती है, ये बतौर इंसान हमें हर्ट करती है सर, जब ये ऐसा सवाल होता है। जब भी कोई डॉक्टर हमें से जाता है और ज़िंदगी की बाजी हारता है, तो हम आपको बता नहीं सकते कि हम किस तरह से उसको बर्दाश्त करते हैं और कैसे हम उसको लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। दूसरी बात यह कि कोरोना जो है ना, कि खुदा के लिए इसको मजाक ना समझें, ये मजाक नहीं है, इससे लड़ना नामुमकिन है, इससे बचना शायद मुमकिन हो। तो एहतियात करें, अपने हाल पे रहम करें, हमारे हाल पे रहम करें, हमारे बच्चों पे रहम करें। अगर आप इसी जंग में अगर ऐसे ही इसको मजाक समझ के यूँ चलते रहे, तो शायद हम वही नौबत आने वाली है कि हम आप लोगों को अस्पतालों में बेड ना मिलने की वजह से सड़कों पर आपको रुलते हुए देखेंगे। हमने देखा इटली में, जी जैसे इटली में, और यहाँ पे भी तकरीबन वही सूरत हाल होने वाली है। अब वो लोग जो हमारे पास आ रहे हैं, जिनकी सांसें उखड़ रही हैं, जो बिस्तर की भीख मांग रहे होते हैं, ऑक्सीजन के लिए तरस रहे होते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते, और उस टाइम हम बता नहीं सकते कि हमारी फीलिंग क्या होती है। तो खुदा लिए इसको सीरियस लें, ये मजाक नहीं है। ये डॉक्टर्स अपने जान पे खेल के आप लोगों के लिए, डॉक्टर स्टाफ, नर्सेज, पैरामेडिकल अपनी जान की बाजी लगा के आप लोगों का इलाज कर रहे होते हैं। ये उस एरिया में काम करते हैं जहाँ पे कोई बंदा जाना पसंद नहीं करता। अगर ये डॉलर मिलते हैं तो मैं आप लोगों को कहता हूँ वो डॉलर हम आपको देते हैं, आप वहाँ पे जाके खाली एक राउंड लगा के दिखा दें हमें, हम आपको खाना भी देंगे, वहाँ पे बैठने के लिए तफरीह का सामान भी देंगे, आप बैठे, हम आपको पैसे देते हैं। अगर पैसों का आपको यूँ लग रहा है कि पैसे के लिए क्या काम हो रहा है, हम आपको पैसे देते हैं, आप हमारे साथ खाली हमारे साथ राउंड लगाएं। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया हमने। ये बात दुरुस्त है कि हम इससे लड़ नहीं सकते, लेकिन एहतियात कर सकते हैं। एहतियात ही इसका इलाज है। और जिस तरह डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि अब ये कन्फ्यूजन, ये तमाम बातें, तमाम एलिगेशंस ख़त्म हो जाने चाहिए। जिस तरह अमवात बढ़ती जा रही हैं, जिस तरह केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अगर अब भी आपने सीरियस ना लिया तो इसके बाद आपको सीरियस होने का वक्त नहीं मिलना। आप फिर इस पोजीशन में नहीं होंगे कि आज ये सीरियस हो जाए कि शायद कोरोना एग्जिस्ट कर रहा है, आज सीरियस हो जाए कि थोड़ी एहतियात कर लें, क्योंकि इसके बाद आपके पास वक्त नहीं होगा। और आप सिर्फ जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि तलाश कर रहे होंगे कि कहीं से कोई इमदाद मिले, कहीं से कोई ऑक्सीजन की पाइप मिल जाए, कहीं कोई बेड मिल जाए, या फुटपाथ पे ही कोई आपको आके ऑक्सीजन दे दे, तो शायद आप अपने प्यारे की ज़िंदगी बचा लें। आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान शाह दीजिएगा। अल्लाह ने